हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टॉपिक। ओके, एक एक्सपेरिमेंट बाकी रह गया हमारा धारा विद्युत में, ठीक है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट को ही करना बाकी है और बाकी चुटपुट क्वेश्चन जो छोटे मोटे रहते हैं वो तो मिलते रहेंगे, उसको भी देखेंगे अपन। तो लिखिए आज का प्रश्न, लिखिए विभव मापी के द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। दूसरा, सूत्र की स्थापना। तीसरा पॉइंट है प्रेक्षण सारणी। एंड लास्ट पॉइंट इज दो प्रमुख सावधानियां। ठीक है बच्चों, दो प्रमुख सावधानियां। तो भैया ये इन पॉइंट पे हमें इसको डिटेल करना है। तो सबसे पहला है नामांकित चित्र। ये नामांकित चित्र है। ये आपका क्या है भाई साहब? ये नामांकित चित्र जो बना हुआ है, जो मैंने बताया था, ए बी जो होता है विभव मापी का तार होता है कि नहीं होता? आर एच परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये जो होता है मेन सेल होता है सी मास्टर बैटरी संचायक सेल, क्या बोलते हैं इसको? डी क्या होता है? प्रायोगिक सेल। डी क्या होता है? जी क्या होता है ना? जी विक्षेप मापी। जी क्या होता है? विक्षेप मापी। और जे क्या होता है? जे होता है जॉकी, ठीक है ना। आरबी क्या मतलब? प्रतिरोध बॉक्स। आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर दो की लगी हैं, एक K1 लगी है और यहाँ पर क्या है ना, K1 और K2 जो है दो कुंजियाँ हैं। अब आप इसका सिद्धांत समझिए। इसका सिद्धांत क्या है? आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जब एक बैटरी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R, आंतरिक प्रतिरोध R, और इसके साथ बाहरी प्रतिरोध कनेक्टेड है कैपिटल R। जब इसके साथ बाहरी प्रतिरोध कनेक्टेड है कैपिटल R, तो बेटा एक बराबर होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। वेरी गुड। V E माइनस आई स्मॉल आर। तो यहाँ से मैं आई आर को ले जाऊँ तो आई स्मॉल आर इक्वल टू कितना? E माइनस नंबर 1। बोलो हाँ। और दूसरा आई कैपिटल आर का के बराबर बेटा? V के बराबर, हाँ या ना? आई कैपिटल आर किसके इक्वल होता है ना? इसको नंबर 2। ये इसका सिद्धांत चल रहा है। क्या चल रहा है? ये सिद्धांत चल रहा है। तो भैया दोनों को भाग दे दो, 1 और 2 को भाग दे दो, 1 भागे 2, हाँ या ना। तो आई स्मॉल आर, आई कैपिटल आर, E माइनस वी अपॉन कितना? आई से आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1। मैंने पहले कराया है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर
-1, ठीक है। ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों मेरे, कल मैंने आपको सिखाई है इसमें काम की बात, E/V, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, याद आया। अब भैया इसमें हमको E और V की तुलना करना है अपने इस प्रयोग के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। भैया E मैंने कब बताया था? E जब लगता है जिस समय सेल का स्विच ओपन होता है, क्या होता है? खुला परिपथ होता है। तो E निकालने के लिए आपको ये इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए सेल से, तो क्या कर दो, ये जो कुंजी K2 है इसको खोल दो। समझ में आ गया? तो भैया क्या, जब कुंजी K2 क्या है? खुला है, मतलब ऑफ है। क्या है? ऑफ है। तो भैया करंट गोल गोल घूम नहीं पाएगी क्योंकि ये सर्किट ओपन है, देखो, हाँ है ना। तो केवल कौन सर्किट में रहेगा? D। तो D की जो लेंथ आएगी, बैलेंस लेंथ बनेगी, जो कल मैंने सिखाया, D की जो संतुलित होने पर लंबाई बनेगी, उस पर क्या नापा जाएगा? विद्युत वाहक बल। क्या नापा जाएगा? तो यदि सेल D का विद्युत वाहक बल DE है और विभव प्रवणता K है, विभव प्रवणता कितनी है? K, तो E बराबर कितना होगा? KL1। याद आया? मान लीजिए पहली लंबाई अगर ये L1 लंबाई पर संतुष्ट होता है तो कितना हो जाएगा? KL1। हाँ या ना? क्लियर है? तो ये पहला केस ये हो गया, ठीक है भाई। वहां K क्या है? विभव प्रवणता। K क्या है? लिखना पड़ेगा यहां पर, K जो है विभव प्रवणता है। हाँ या ना? ठीक है। नंबर 1, अगर आप सर्किट क्लोज कर दोगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगी, बोलो हाँ। फिर आपको इस सिरे के मध्य में, देखो भैया हमारी बात समझना, यहां पे लगा है इंटरनल R, वही ज्ञात करना है। हाँ या ना? अभी दिखाया नहीं था, अब तो दिखा दिया। अभी दिखाया नहीं था, अब दिखा दिया। तो पहले धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, बट यदि सिरा आपने यहां पर कुंजी K को दबा दिया, यदि जब K2 बंद है, जब कुंजी K2 क्या है? बंद है। बंद है मतलब सर्किट चालू है, कुंजी दबी हुई है, सर्किट चालू है। उस समय बताओ सर्किट क्लोज हो गया कि नहीं हुआ? धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? जब धारा बहती है तो क्या आता है? विभवांतर आता है कि विद्युत वाहक बल आता है? विभवांतर आता है। तो V बराबर K और नई वाली लंबाई कितनी? L2, क्योंकि भैया धारा बहने लगी, विभवांतर बदल गया, तो मान लीजिए सेकेंड केस में लंबाई कितनी मिल रही बच्चों? L2। हाँ या ना? हाँ, V कम होगा, सही बोली बात, बिल्कुल सही। ये दिमाग लगाना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। अब ये देखो पीछे जाएगा, इसने बिल्कुल सही कहा कि सर V तो कम होगा, तो खा पी के आए हैं, खा पी गया ना, है ना? सही बात है एकदम, है ना? तो भैया L1 अलग होगा और L2 अलग होगा, ठीक है बच्चे। अब भैया यहाँ पे क्या है? तो इसका कुछ नाम दे दो, A। क्या नाम दे दिया? समीकरण A से स्मॉल r बराबर बाहर कैपिटल R, पता है कि नहीं पता? कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपिटल R मतलब जो लगाया है, R पता है। E की जगह क्या आएगा? KL1, बोलो हाँ। V की जगह क्या? KL2, बोलो हाँ। और माइनस कितना? K से K, L1 और L2 पता है कि नहीं पता? पता है। जब हमने बैलेंस लेंथ निकाली है तो उसी पे तो आया है। तो भैया बन गया फाइनल फॉर्मूला R L1 अपॉन L2 माइनस का 1। नोट कर लो, ये है आपका सिद्धांत इसका। हाँ भैया पंडित जी बताइए क्या समस्या है? हाँ, ये कल का कार्यक्रम था, ये कैसे आया था? अब मैंने बताया था कि ये पूरी बैटरी है, समझाया था, लंबी चर्चा थी। ये पूरी बैटरी है, इसका इतने सिरे पर कुछ ना कुछ विभवांतर गिरेगा। अब वो विभवांतर अगर इससे संतुष्ट हो गया इस वाले के विभव से, तो यहाँ तक का विभवांतर और वहाँ तक का विभवांतर क्या होगा? बराबर। हमें नहीं पता इसका विभवांतर क्या है, मगर इसका विभवांतर मान लिया ई है, तो ई बराबर यहाँ तक का विभवांतर, विभव प्रवणता अगर K है तो एकांक लंबाई का विभव अगर K होता है तो L1 लंबाई का विभव कितना होगा? विभवांतर KL1 कितना होगा? KL1। तो पहले सेल के लिए EMF, जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, खुला सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो उस समय तक लंबाई क्या मिली भैया? L1। जब सर्किट कनेक्ट कर दिया तो लंबाई क्या मिल गई?
L2, तो E मिल गया KL1 और V मिल गया KL2, दोनों को भाग दे दिया पुराने वाले सूत्र में लगा के। हाँ, वो जे जॉकी है, क्या है, कल जो प्रयोग बताया था उस प्रयोग में हम जो है ले करके जॉकी को मूव करते हैं और ये देखते हैं विक्षेप मापी में जीरो कब आता है। विक्षेप मापी में जीरो कब आएगा बेटा? जब विभव बराबर हो, क्योंकि समान विभव होने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जिस समय विक्षेप मापी में जीरो आ जाएगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का विभवांतर और यहां से लेकर के जहां तक जॉकी आई है वहां तक का विभवांतर क्या होगा? बराबर जीरो, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। समझ गए ना? विभवांतर बराबर हो गया, उसी को बोलते हैं संतुलन बिंदु। ठीक है, तो आज नकुल जो है क्लास के बाद थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करेगा। कल की घटना पर इन्होंने बहुत गहरी पैनी नज़र बनाई हुई थी, हमारे विशेष संवाददाता जो मौकाए वारदात से एक एक सेकंड की घटना आपके सामने लेकर के आएंगी। थोड़ा सा कल बताया आपको, अपनी भाषा में बताएगा। भाषा समझते हो वो नकुल? अच्छी भाषा में सपोर्ट करना, हिंदी में समझाना। चलो भाई नोट करो इसको फिलहाल। ठीक है भैया, रफ किया जाए। चलो, पूरा सेटअप वही विभव मापी वाला है, बस नीचे बदल जाता है, नीचे बदल जाता है। जब एक सेल का ईएमएफ था तो ई बस लगाए, एक सेल डी लगाए, फिर दो सेल की कल तुलना करी तो दो बैटरी लगा दी। आज आंतरिक प्रतिरोध की बात कर ली, स्मॉल आर की, है ना। चलिए अब लिखिए प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी प्रेक्षण सारणी चलिए जी, प्रेक्षण सारणी में सबसे पहला है क्रमांक, प्रयोग क्रमांक, एक बार, दूसरा रीडिंग, तीसरी रीडिंग, चौथी रीडिंग। ठीक है। हाँ, अब ये पहले में क्या लेंगे? पहले अपन को केवल सेल कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? सेल। तो लिखेंगे प्रायोगिक सेल को परिपथ में लेने पर संतुलन बिंदु की स्थिति, थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, संतुलन बिंदु की स्थिति क्या कहलाएगी भैया? L1। क्या कहलाएगी बेटा? L1। तो पहले अपन को L1 निकालना है। प्रायोगिक परिपथ को, प्राथमिक सेल को, प्रायोगिक सेल को परिपथ में लेने पर, मतलब जब इस समय आपका K2 बंद था, ना उल्टा बोल गए, K2 खुला था और K1 बंद था, ऊपर वाला सेल बस चालू था, हाँ या ना। रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल कोई रोल नहीं था। तो भैया चार रीडिंग, यहाँ भी कुछ आएगी, यहाँ भी कुछ आएगी, यहाँ भी कुछ आएगी, यहाँ भी कुछ आएगी। बोलो हाँ। इसमें क्या निकल आई? L1। क्या निकल आई? अब L2 निकालना है। L2 के निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रायोगिक सेल के साथ साथ में क्या लेना पड़ेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। तो लिखेंगे, अगला लिखो, अगला यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स में लिया गया प्रतिरोध। लो भैया, अब आप प्रतिरोध कौन सा ले रहे हो? वो जो नीचे आपने बॉक्स लगाया है आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें कुछ तो लोगे ना, 5 ओम 6 ओम। तो 5 ओम यहाँ, 6 ओम यहाँ, 3 ओम यहाँ, जो ओम लेना होगा यहाँ, क्योंकि कितनी रीडिंग आएगी? 4 रीडिंग। कितनी रीडिंग? 4 रीडिंग। चलो, अब प्रतिरोध बॉक्स जैसे लगाओगे तो परिपथ में लेने पर नई वाली रीडिंग आएगी, जिसका नाम क्या था? L2। क्या नाम था? L2। तो लिखेंगे प्रतिरोध R को परिपथ में लेने पर, परिपथ में लेने पर, प्रतिरोध R को परिपथ में लेने पर संतुलन बिंदु की स्थिति L2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, 4 प्रयोग की 4 रीडिंग होंगी कि नहीं होंगी? बोलो।
संतुलन बिंदु की स्थिति, 4 प्रयोग की 4 रीडिंग, हाँ या ना। अब भैया लो आंतरिक प्रतिरोध के लिए सब कुछ सेटअप तैयार है। आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर बराबर क्या पढ़ाया, कैपिटल आर, L1 अपॉन माइनस कितना 1 ओम। बस हो गया, इतना ही सॉल्व कर लो। समझ गए ना। इसकी भी 4 रीडिंग आएंगी, 1 2 3 4। अब शुद्ध मान के लिए क्या लिखना पड़ेगा, औसत। क्या लेना पड़ेगा, औसत। तो लास्ट वाली रीडिंग आएगी औसत आंतरिक प्रतिरोध बराबर डॉट 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 ओम। ठीक है, औसत निकाल दो, आ गया आंसर। हाँ, L1 क्यों समान रहेगी, वेरी गुड। हमने सवाल पूछा क्यों समान रहेगी, इसने बोला सर भाई आप सेल तो एक ही ले रहे हो ना, सेल थोड़े ना बदले हो। गुड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही सवाल, सही उत्तर कि सर क्योंकि एक ही सेल तो ले रहे हो। हाँ, आप यदि ये बदलोगे तो इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये बदलेगा, L2 बदल सकता है। समझ में आया, चलो नोट कर लो। तो भैया औसत आंतरिक प्रतिरोध जो है इस तरीके से आ जाएगा। सावधानियां, वही सावधानियां हैं भाई साहब। तार का, सुन लो सावधानियां, खुद से लिख लेना। तार का व्यास यानी तार की मोटाई हर जगह एक समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तार पतला हो या मोटा हो, अलग अलग हो, हाँ या ना। जॉकी को हाथ से पकड़ के चलाना, ऊपर चढ़ के नहीं चलाना। समझ गए कि टेबल के ऊपर चढ़ बैठे, छील डाले उसको, तार को, इतना जोर का जॉकी को रगड़ना नहीं है। जॉकी को जेंटली आराम से चलाना है तार के ऊपर। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक, यही है, बस यही काम है। और दूसरी बात, प्रायोगिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या कम या ज्यादा, कम। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ गए ना। चलो, एनी प्रॉब्लम, चलिए लिखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न। आपने हमसे छोटा सा सवाल पूछा, सर ये गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता देख लीजिए, चैप्टर खत्म हो गया। अब छोटे छोटे फटाके बीच बीच में जो फूटते रहते हैं वो देखिएगा। गतिशीलता आपको याद है बच्चों, ये मैंने बताया था कि किसी धातु के अंदर जब आप विद्युत क्षेत्र E लगाते हो, हाँ या ना, तो इसको देख करके इलेक्ट्रॉन उल्टी तरफ भागता है कि नहीं भागता, याद आया। और VD इक्वल टू माइनस E कैपिटल E टाउ अपॉन कितना M। ये माइनस E इसके साथ जाता है जो बताता है कि हम तुम दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। यस और नो। अब ध्यान से देखो बेटा, VD जो है E के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। VD प्रोपोर्शनल टू E, VD प्रोपोर्शनल टू E, मतलब जितना जोर का विद्युत क्षेत्र होगा अनुगमन वेग उतना खतरनाक होगा। वो तो होएगा ही, लालच बड़ा है तो भीड़ भी जोर से दौड़ेगी, हाँ या ना। तो VD प्रोपोर्शनल टू E। अगर बात करो उसकी परिमाण की, दिशा को गोली मारो, VD प्रोपोर्शनल टू E, तो VD इक्वल टू कितना म्यू E। क्या बोलेंगे, म्यू E। समझ में आया, VD इक्वल टू म्यू E। तो म्यू इक्वल टू VD बाई E, VD बाई प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अनुगमन वेग की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, गतिशीलता। क्या बोलते हैं, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर जो अनुगमन वेग आता है दैट इज कॉल्ड गतिशीलता। अगर E विद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग VD है तो इकाई विद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग कितना होगा, VD अपॉन इकाई विद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग की मात्रा को ही हम कहते हैं गतिशीलता। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत, छाप ले बेटा। इकाई VD मीटर पर सेकेंड और E वोल्ट पर मीटर। ऊपर VD की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अनुगमन वेग है मीटर पर सेकेंड। और E विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर। मीटर से मीटर ऊपर चला गया, कैंसिल नहीं होगा है, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, पर वोल्ट सेकेंड। छाप लो, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसकी इकाई होगी गतिशीलता की।
ठीक है, चलिए, तो ये हो गई भैया गतिशीलता की बात पूरी। अब आपने हमसे एक सवाल और पूछा बीच में, क्या पूछा था भूल गया। अमीटर क्या होता है? लिखो भाई, अमीटर यानी धारा मापी। किसी परिपथ से जाने वाली करंट का मापन करने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। किसी परिपथ से कितनी धारा गुजर रही है। देखो भैया, विक्षेप मापी क्या, विक्षेप मापी जासूस है। विक्षेप मापी ये बताएगा करंट जा रही है या सूंघ के आ जाएगा। जासूस होता ना खबर लेके। भाई कुत्ता जो होता है वो चोर का नाम बताता है क्या? चोर का नाम तो नहीं बताता, आईडी नंबर तो नहीं बताता उसका, केवल भनक लेके आ जाता कि हाँ कोई घुसा है, हाँ या ना। तो यही काम है विक्षेप मापी का। विक्षेप मापी ये नहीं बताएगा कितनी है करंट, कितनी है, बताएगा हाँ है, जरूर है। समझ गए ना? हाँ, एक तरीके का वही है, ठीक है ना। चलो तो लिख लो, धारा मापी क्या होता है? किसी परिपथ से बहने वाली धारा का मान बताता है, उसकी वैल्यू बताता है, कितने एम्पियर की धारा बह रही है, उसे धारा मापी कहते हैं। अमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, अमीटर। और इसका सिंबल होता है डब्बा ए, बॉक्स के अंदर ए लगा दो, ये होता है अमीटर, ठीक है। अमीटर, इसके अंदर से पूरी धारा जाती है और ये धारा को नाप के बता देता है कि धारा कितनी है, हाँ या ना। एमीटर जो होता है वो धारा को नाप के बता देता है कि धारा कितनी है। बोलो समझ में आया? अब भैया मैं बात करूंगा आदर्श एमीटर। आदर्श एमीटर मतलब क्या? एमीटर का काम क्या है? धारा को नापना। अब धारा जब बताना चाहेगा तो अपने अंदर से पूरी धारा जाने देना चाहिए कि नहीं जान देना चाहिए? जान देना चाहिए, तभी तो बता पाएगा। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य। कितना होगा? शून्य। तो आर आदर्श, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। नोट कर लो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब भैया वोल्ट मीटर की बात कर ले। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ये क्या करता है? कोई भी सर्किट के दो सिरे हैं, दो सिरे, टर्मिनल बोलते हैं सिरे को इंग्लिश में, दो सिरे हैं, उनके बीच में विभवांतर नापने के लिए आप इसको लगा दो, जहां नापना हो आपको। समझ में आया? जहां नापना हो क्या लगा दो आपको? ये लगा दो। तो ये आपको उन दो सिरों के मध्य का विभवांतर नाप करके दे देगा कि दोनों में कितना विभव है, कितना विभवांतर है। मगर ये शुद्ध विभव कभी नाप करके नहीं देता है। क्यों? क्योंकि खुद इसको चलने के लिए थोड़ा सा धारा की आवश्यकता होती है, थोड़े से धारा की आवश्यकता होती है। कल मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर में, उसमें वोल्ट मीटर और विभव मापी में फ़र्क बताया था, स्प्रिंग वाले बैलेंस की बात यूज़ करके। स्प्रिंग का थोड़ा सा खुद का वजन होता है, तो आप अगर 6 किलो नापते हो तो एक्चुअली वो 6 किलो नहीं हुआ करता है, वो 5 किलो 900 ग्राम होता है। ऐसे ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस विभव तो नापने चला है। बोलो हाँ, इसके अक्रॉस विभव नापने चला है, मगर इसके अक्रॉस ये शुद्ध विभव का मान कभी नाप करके आपको नहीं देगा, क्योंकि थोड़ी सी धारा ये भी मांगता है चलने के लिए। जैसे मान लो बेटा यहाँ से धारा आ रही थी 6 एम्पियर। कितने एम्पियर? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का हमें टोटल विभवांतर बताना था इस रेजिस्टेंस पे। मान लो ये 2 ओम का है। कितने ओम का बेटा? 2 ओम का है। तो 6 गुणे 2 कितना हो गया? 12। अरे यार V बराबर आई यार भूल गए क्या? V बराबर कितना होता है? तो धारा 6 की और करेंट रेजिस्टेंस कितने का? 2 का है। तो 6 गुणे 2 बराबर कितना? मतलब यहाँ पर इसके ऊपर कितना वोल्ट खप रहा है? 12 वोल्ट खप रहा है इसके ऊपर, हाँ या ना। अब जब ये नहीं लगा था, अगर ये लग गया, मान लो 2 ओम तो जिंदाबाद है, अब 6 नहीं जाएगी, थोड़ी सी जाएगी इसमें से, मान लो 1 एम्पियर चली गई इसमें। कितने चली गई? अब ये कितना जाएगा? तो 5 दूनी कितना हुआ? तो अब कितना वोल्ट नाप के देगा? समझ में आया? मतलब ये शुद्ध वोल्ट कभी नाप करके नहीं देगा, घपला कर देगा। समझ में आया? इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? विभव मापी है या वोल्ट मीटर है? विभव मापी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पलड़े वाले सिस्टम में काम करता है। कौन से सिस्टम में? कि हमारे पास स्टैंडर्ड इतने का बांट है, तुम वजन भरते जाओ, जब बराबर होगा तो अपने आप कांटा कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। समझ गए ना? तुलना विधि। कौन सी विधि? तुलना विधि। कोई दिक्कत?
आगे बात समझ में? तो भैया ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? किसी भी सर्किट के दो सिरों के मध्य का विभवांतर नापते हैं, विभव का अंतर, विभवांतर। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला लिखिए, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति P, शक्ति को किससे एक्सप्रेस करते हैं? P से। नापते किसमें? वॉट में। किसमें नापते हैं? वॉट में। P विद्युत शक्ति। लिखिए, विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर को, उपयोग होने की दर या खर्च होने की दर, विद्युत ऊर्जा के उपयोग होने की दर लिख लो या दोनों लिख लो, खर्च होने की दर लिख लो। विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में आया? विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हाँ भाई, मान लीजिए अगर t समय में किसी परिपथ में, अगर t समय में कोई विद्युतीय परिपथ कितनी ऊर्जा खर्च करता है? W। W ऊर्जा है, W कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा। तो भैया t समय में अगर W ऊर्जा खर्च होती तो एकांक समय में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? प्रति सेकंड में खर्च होने वाली ऊर्जा की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। P बराबर W अपॉन T। W को क्या बोलते हैं? जूल में नापते हैं, और T को किसमें? सेकंड में नापते हैं। तो इसकी इकाई जूल पर सेकेंड, और जेम्स वॉट के नाम पे इसका नाम रख दिया क्या? वॉट। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो कुल मिला के हमारे जो काम का फॉर्मूला है, P बराबर कितना? बोलो W अपॉन T। P बराबर W अपॉन T। ओके, तो P बराबर W अपॉन T निकला। तो याद रखना W इक्वल टू कितना? P इंटू T। मतलब शक्ति पता है तो ऊर्जा पता कर लोगे समय का गुणा करके, और ऊर्जा पता है तो क्या पता कर लोगे? शक्ति। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो लिखना बंद करो। यहाँ देखो, हाँ इधर देखो। हाँ, अब मैंने आपको पढ़ाया इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया V इक्वल टू W अपॉन Q। बोलो हाँ। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं? विभव या विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभव या विभवांतर। अभी V का मतलब यहाँ विभवांतर से लें, नहीं तो जे वजह डेल्टा लगाना पड़ेगा, तो हर फॉर्मूले में V की जगह डेल्टा V बन के आएगा। तो अभी V का मतलब क्या समझो बेटा? विभवांतर। क्या समझो? विभवांतर। तो W बराबर कितना हुआ? Q इंटू V। तो लो भाई साहब आ जाओ, P बराबर W की जगह बोलो कितना आया? Q इंटू अपॉन कितना? धारा। Q अपॉन T को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो बन गया भैया P बराबर कितना? IV या VI। बोलो हाँ, IV या VI। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? P बराबर IV बन गया। एनी प्रॉब्लम? तो P बराबर IV बन गया। अब आइए ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर RI। V बराबर RI या IR। तो इस V की जगह मैंने IR रखा और साथ में एक क्या है? I। तो P का फॉर्मूला बोलो, दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई साहब, आ गया समझ में? अब मैं I की जगह V अपॉन R रख रहा हूँ। अभी मैंने V की जगह RI रखा था, अब मैं I की जगह क्या रखूँगा? V अपॉन R। तो मैंने P और यहाँ पे है V, और I की जगह बोलो V अपॉन, तो P बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन। आ गया समझ में? कहो हाँ या ना? क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास। भैया पंडित जी क्या है, शून्य सपाट है क्या आज? P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों आ गई विद्युत शक्ति। क्या आ गई है? कोई दिक्कत? अब आइए देखिए, जब तीनों विद्युत शक्ति आ चुकी हैं तो अपन विद्युत कार्य भी निकाल लेते हैं। वो भी बड़ा आसान है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि W कार्य बराबर P गुणे T। बोलो हाँ, W कार्य बराबर P गुणे T। अब देखिए, अगर आपके पास में कोई प्रतिरोध है, क्या है बेटा? प्रतिरोध है, और उसमें से कोई धारा जा रही है। क्या जा रही है? कोई, तो धारा कार्य करेगी। धारा जाके क्या करेगी? कार्य करेगी। अब वो जो कार्य होगा बेटा, अगर प्रतिरोध है तो पूरा का पूरा वे जो विद्युत ऊर्जा होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
मतलब विद्युत ऊर्जा जो पूरी W आपका आ रहा है, जो W दिख रहा है, अगर प्रतिरोध उपस्थित है तो वो किस रूप में दिखाई देगा? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, हाँ है ना। तो जो W है, तो चलिए W निकालते हैं पहले। W बराबर देखो, W बराबर P इंटू टी, बोलो हाँ। W बराबर P इंटू टी, पहला P क्या आया है? तो भैया VI की जगह VI इंटू टी रखोगे, बोलो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? W बराबर VIT, हाँ या ना। W बराबर कितना हो गया? अगला P कितना आया है? I स्क्वायर R, तो अगला W कितना बनेगा? I स्क्वायर R T, हाँ या ना। तीसरा P क्या आया है? तो W क्या बनेगा? बिल्कुल सही, V स्क्वायर अपॉन आर टी, ये बन गया। और ये सभी कार्य, अगर आपके पास एक प्रतिरोध लगा है तो ये जो कार्य है किस रूप में परिणित होगा? ऊष्मीय ऊर्जा। किस रूप में? तो ये W W W जो आपको दिख रहे हैं उनको अच्छा रहेगा कि आप H का नाम दे दो, H फॉर हीट। H फॉर हीट मतलब ऊष्मा। तो कितनी ऊष्मा होती है? H बराबर बोल दो VIT बोल दो, चाहे इसी को I स्क्वायर RT बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो? V स्क्वायर अपॉन RT। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? छाप लो भैया। ये हो गया आपका, दो चीज़ें मैंने बता दी, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो शक्ति के भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और ऊर्जा के भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। देखिए भाई साहब, तो आपने तीन फॉर्मूले देखे, आपने हीट के देख लिए, पावर के देख लिए। बस कुछ नहीं करना है, पावर के फॉर्मूले याद है तो टी का मल्टीप्लाई कर दो, टी का गुणा कर दो, तो किसके फॉर्मूले बन जाएंगे? हीट यानी ऊष्मा के, है ना बेटा, बन जाएंगे ना। चलो अब देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले को पकड़ो जो हमारे काम का है। ये सेकंड वाला क्या है फॉर्मूला? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या है बेटा? H बराबर आई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं जूल का नियम। क्या बोलते हैं? जूल का नियम। तो जूल ने क्या बताया था? जूल ने बताया था कि अगर आपके पास कोई प्रतिरोध है जिससे धारा आई जा रही है, जिससे धारा क्या जा रही है? प्रतिरोध की वैल्यू क्या है और कितने समय तक जा रही है? T समय तक। कितने समय तक? तो जूल ने बताया कि उसके द्वारा निकलने वाली ऊष्मा जो वातावरण में मुक्त होगी, गर्मी फेंकेगा, वो ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती बात एक ही है, मतलब जितनी जोरदार धारा लोगे उतनी जोरदार हीट होगी, बोलो हाँ। जितना जोरदार प्रतिरोध लोगे, जितना ज़्यादा प्रतिरोध लोगे उतना ही हीट होगी, बोलो हाँ। और तीसरा H प्रोपोर्शनल टू T, जितना समय तक धारा प्रवाहित करोगे उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। तीनों को मिला दिया, बन गया H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। प्रोपोर्शनल गायब करा, H बराबर कांस्टेंट I स्क्वायर RT। जूल ने कहा K का मान है 1। क्या है? प्रोपोर्शनल का मान 1, तो H बराबर क्या होगा? I स्क्वायर RT। इसलिए ये कौन सा नियम है? जूल का नियम। समझ में आया? जिसको हम लोगों ने पावर से डिराइव किया है वो यहाँ से जूल का नियम है। लिखो भैया, जूल का नियम लिखिए, जूल का नियम लिखिए, समझाइए। तो ये लिख लो जूल का नियम, थ्योरी लिख लीजिएगा। किसी विद्युत परिपथ प्रतिरोध R से यदि कोई धारा I RT समय तक के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान नंबर 1 धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। प्रतिरोध के समानुपाती होगा, अर्थात H समानुपाती R। उपयोग किए गए समय के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात H समानुपाती T। तीनों को मिला के ये बन जाएगा। जब चैप्टर पूरा हो जाए तभी वैकल्पिक प्रश्न कीजिएगा, मैं आपको बता दूं। हाँ भैया, डाउट है तुम्हारे कुछ? चलिए एक फॉर्मूला लिख लिया जाए। दो तापमान की कंडीशन का फॉर्मूला पहले मैं लिखा दूं आपको, शायद मैंने लिखाया नहीं है इसलिए आप ये पूछ रहे हैं। वो देना किसी के पास दिग्दर्शिका हो तो। है? नहीं है? नहीं है उसके पास है यार, ये दिग्दर्शिका अभय के पास है ना।
चलो तो उसमें PDF में खुला हो देना। चलिए देखिए, हाँ जी देखिए, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, अलग से कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि आप किसी प्रतिरोध को गर्म करते हो तो उसका T डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है RT इज इक्वल टू क्या बताया था, R0 1 प्लस अल्फा टी। याद आया? तो ये क्या था, ये था उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर। बोलो हाँ। अगर यही प्रतिरोध, अब 0 पे नहीं दिया आपका क्वेश्चन में, 0 पर कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है क्वेश्चन में, 0 के लिए कोई जानकारी आपको यदि इसी प्रतिरोध को T1 से T2 तक गर्म करना है, मतलब एक निश्चित, अभी 0 से गर्म कर रहे थे मान लो 10 तक, उसको चालू कर दो, अब मान लो 10 से लेके 20 तक गर्म कर रहे हो, तब क्या लगेगा, मतलब दो तापमान आपके पास रहेंगे T1 और T2। तो भाई साहब उस समय देखिए ये प्रतिरोध वही है आपके पास R, और पहला तापमान इसका कितना था T1 और दूसरा तापमान कितना है। तो अब इस समय जो है आपके पास में जो फॉर्मूला लगेगा, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मान लो कितना दिया है, और T2 पर निकालना है आपको R2। क्या निकालना है, फाइंड करना है। तो बेटा देखिए फॉर्मूला उस समय क्या लगता है, इस समय फॉर्मूला लगता है R2 माइनस R1। यह एक काम करो, बेस्ट तरीका, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। समझ में आया? R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ठीक है बेटा, चलो तो वह R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा T। बोलो हाँ, क्लियर हो गया ना? यस। तो यहाँ पे अपने पास में देखो बेटा, डेल्टा T का मतलब क्या होगा, T2 माइनस कितना, T2 माइनस कितना, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। बोलो हाँ बेटा, यहाँ से देखो R2 माइनस R1 इक्वल टू यहाँ पे R1 अल्फा, और यहाँ पर कितना T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, ये इसको नीचे ले आओ, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा बराबर, बोलो कितना बचा, हमको अंतिम वाला तापमान निकालना है। अगर हमको दिया गया है कि अंतिम वाले में प्रतिरोध ये हो गया था, तो बताओ तापमान क्या होगा। दो चीज़ें बच्चों, या तो तापमान दिया हो तो प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये लगा दो ऊपर वाला, और अगर प्रतिरोध दिया गया हो और क्या निकालना हो तो ये लगाओ। फिर तो क्या करोगे, तापमान निकालना तो T1 को इधर भेजोगे तो T2 यहाँ बचेगा अकेला, तो T2 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा प्लस कितना, बोलो आ गया अंतिम तापमान कि नहीं आया, छाप लो। ठीक है, ये अंतिम तापमान आएगा। हाँ नहीं रखे रहो, ए वाई डिस्को ओपन कर दे, जल्दी छापो इसको। अरे पहले वो तो दो, हाँ ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिखें, ये हो गया R1 T2 R2 R1 T2, इधर से तो यही आ रहा है। चलिए एक और फॉर्मूला लिखें बच्चों, इसी के लिए अल्फा, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस R2 T1, R1 T2 माइनस R2 T1। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ये अल्फा के लिए है। अब बेटा देखो, ये तुमने पूछा कहाँ से आ गया, इसको बनाना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ ये यस 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 यस, यहाँ पर ना, हाँ सही बोल रहे हो, सही बात है। R1 T2, ये R1 ही आएगा, इसको अपन सॉल्व करके बना सकते हैं,
चलो बना लेते हैं, है ना, इससे अपन बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। चलो इसको आउट करो, इसी से बना लेते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन से, इधर वाली लाइन से, ठीक है, सही कह रहे हो। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा T2 माइनस कितना T1। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा T2 माइनस R1 अल्फ़ा कितना T1, हाँ या ना। अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अरे यार अल्फ़ा ही तो कॉमन लेना था। R1 T2 माइनस R1 T1, और यहाँ पर कितना हो गया R2 माइनस, तो अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R1 T1, यही था ना। हाँ वो मिसप्रिंट हो गई है, लिख लो इसमें, लिख लो यही है फॉर्मूला, ठीक है, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। अब ऐसे बहुत चीज़ें बनेंगी भाई साहब, अगर आप डिस्कवरी करोगे तो ऐसी बहुत चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। फिजिक्स इसी का नाम है, जितना अंदर घुसोगे भाई वो है ही नहीं, फिर तो चलते जाओ। तो अब वो क्वेश्चन बता दूं कि बन जाएगा, बता देता हूँ, लाओ। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और निकालना है नए वाले तापमान का मान, नए वाले तापमान का मान निकालना है, ठीक है। रफ कर दूं इसको, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, है। चलो इतने की अभी ज़रूरत है मुझे, पहले बाद में रफ करेंगे। देखो भैया उदाहरण नंबर 4 3.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये एक प्रतिरोध दिया गया है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक, हिमांक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जिस समय भाई साहब T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उस समय R0 बराबर दे रखा है 5 ओम, कितना दे रखा है 5 ओम। तार का प्रतिरोध हिमांक पर इतना है, और भाप बिंदु, अरे भाप बिंदु मतलब T बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R100 बराबर कितना दे रखा है भाई साहब 5.23, 5 यदि तापमाप को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट किया जाता है, मतलब भट्टी के अंदर प्रविष्ट किया जाता है, तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध नया वाला R बराबर 5.795 हो जाता है, ओके 5.795 हो जाता है। तो आपको बताना है कि नया वाला तापमान कितना होगा, आपको बताना है कि नया वाला तापमान जो होगा कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको अपन पहले अपन इस तरीके से करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बोलो हाँ, एक 100 के लिए, और एक जो अपन को तापमान पता नहीं उसके लिए। एक तो दी गई है 0 के लिए, एक दी गई है 100 के लिए, और एक जो तापमान है वो पता नहीं है उसके लिए। मगर ये जो फॉर्मूला है ये तब के लिए उपयुक्त है जब आपको केवल 2 तुलनात्मक परिस्थितियों की बात की जाए, 3 परिस्थितियों के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है यहाँ पर। तो चलिए मैं फिर क्या करता हूँ, फिर अपने से अपन एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास कुछ लॉजिकली निकल आए। यह मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक ना। अब देखते हैं क्या होगा। नहीं देखिए अल्फ़ा बीच, अल्फ़ा आपको पता नहीं है, देखो बीच का बंदर परेशान कौन कर रहा है, क्या अल्फ़ा पता है आपको? प्रॉब्लम वही है, और बिना अल्फ़ा के ये प्रश्न हल होना ये है दिक्कत, समझे। अभी जितने आपने फॉर्मूले बनाए देखो सब में अल्फ़ा है कि नहीं है? निकालना पड़ेगा, हाँ सही कह रहे हो, निकालना तो पड़ेगा ना, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा ना। मगर अभी तक जितने फॉर्मूले हैं सब में अल्फ़ा है कि नहीं है? तो अल्फ़ा तो अपने पास है नहीं, तो पहले अल्फ़ा निकालो, यही मैं करने जा रहा हूँ, समझ में आया? चलिए तो देखिए पहली परिस्थिति देखते हैं। पहली परिस्थिति R100 बराबर R01 प्लस अल्फ़ा इंटू तापमान, बोलो कितना
आया समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? R100 बराबर R0, R100 RT इक्वल टू, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला अपना क्या था, RT पर बराबर R0 ताप पर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। याद आया? हाँ ठीक है, ये आ गया बेटा जी। यहां से देखो तो R100 माइनस R0, R100 माइनस R0 अपॉन कितना, R0। बावले हो गए? लो, R100 बराबर R0 प्लस R0 अल्फा 100, बोलो हाँ। अब ये इधर जाएगा तो R100 माइनस R0 बराबर R0 अल्फा 100, बोलो हाँ। ये कहाँ चला गया, नीचे। ये क्या बच गया, अल्फा इंटू कितना, समीकरण नंबर 1, बोलो यस और नो। दूसरी परिस्थिति पे पहुंचो। दूसरी परिस्थिति पे भैया तापमान का पता नहीं है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले में हमने 0 से लेके 100 तक की छलांग मारी है, बोलो हाँ। अब 100 के ऊपर तापमान कितना है, T। जब उसको ऊष्मक में रख दिया गया तो हमने 0 से लेके T तक की छलांग मारी। आ गई बात समझ में? तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। बोलो RT कितना दिया है, 5.795। उसको एक काम करो, RT रहने दो, बोलो हाँ। अच्छा, माइनस कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा। अब सावधान रहना, ब्रैकेट में कितना आएगा, देखो अल्फा इंटू टी। सावधान भैया, देखो नया वाला तापमान हमको पता, वही निकालना है। तो अंतिम तापमान कितना और प्रारंभिक तापमान कितना, कुल मिला के अल्फा टी आएगा। नहीं आएगा क्या? तो अल्फा टी बराबर RT माइनस R0 अपॉन कितना, समीकरण नंबर, बेटा 1 से 2 को भाग दे दो, तुमको उस जो इक्वेशन बन रहा समझ में आ गया होगा। 1 से 2 को भाग दे दो, अल्फा का रोल खत्म। कैसे? ये 1 है और वो क्या है, 2 है। चलो भैया, 1 है कितना, R100 माइनस R0 अपॉन कितना, बराबर अल्फा इंटू कितना, हाँ या ना। और 2 को भाग दिया, कितना है, RT माइनस R0 अपॉन कितना, इक्वल टू कितना है, अल्फा इंटू, अरे काय को 100 यार, अल्फा इंटू टी। अल्फा से अल्फा, R0 से R0, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इस पूरे फॉर्मूले को पलट दो तो टी कहाँ आएगा और 100 कहाँ आएगा। ये देखो भाई साहब, टी कहाँ गया, 100 कहाँ गया, इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस कितना, आ गया समझ में? अब t बराबर 100 का उधर मल्टीप्लाई कर दो। RT की वैल्यू रखो बेटा, चलो RT की वैल्यू कितनी है, लास्ट वाला तापमान 5.795 माइनस R0 कितना है, 0.23, ना 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 5 है, हाँ, अपॉन 5। इधर देखो कितना, 5.23 माइनस कितना, 5 इंटू कितना, 100। चलो सॉल्व कर लो बेटा, आंसर बोलो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने नहीं पढ़ा चक्कर में। मैंने कहा अल्फा तो हर परिस्थिति में एक ही होगा ना, क्योंकि धातु नहीं बदली तो अल्फा नहीं बदलेगा। तो मैंने अल्फा अल्फा काट दिया और मजे में मेरी जिंदगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपकी बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया गया ना। हाँ, नोट कर लो। कितना आ गया, चेक करना भैया आंसर। 345.65 चेक कर बेटा आंसर। ओम लगा दो, हाँ सेकेंड नहीं, डिग्री सेल्सियस कितना आंसर है 345.65 डिग्री सेल्सियस। हो गया सही? चलो छाप लो। अब कोई दिक्कत? सारे डाउट सॉल्व हैं? हाँ भैया नकुल, सारे डाउट सॉल्व हैं? चलिए फिनिश करते हैं, ठीक ना। इसको फिनिश किया जाए। R0 100T 100 डिग्री यानी कि T। अच्छा, इसका एक जनरल फार्मूला लिख लो यार, इसका एक जनरल फार्मूला लिख लो, इतनी मेहनत अगली बार नहीं करनी पड़ेगी। बोलो हाँ। चलो देखो, अज्ञात तापमान, बोलो यस,
अज्ञात तापमान बटे ये जो 100 था, ये ज्ञात तापमान का दूसरा फेज था, हाँ या ना। अज्ञात तापमान बटे कितना, T2, अज्ञात तापमान बटे, भाई अज्ञात तापमान पता करना है। ये ज्ञात तापमान का दूसरा वैल्यू था, क्योंकि पहला ज्ञात तापमान 0 था। पहला ज्ञात तापमान क्या था, इक्वल टू अज्ञात तापमान, अज्ञात प्रतिरोध T पर माइनस अज्ञात प्रतिरोध 0 पर, बोलो हाँ। और यहां पर क्या है, RT2 माइनस R कितना, 0, 0 है ना, हाँ 0 ही तो है। हाँ 0 की जगह 5.23, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। ये यहाँ पे T2 नहीं है, T1 है। क्या है यहाँ पे, देखो 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 देखो, सुनो तो, अरे रुको, देखो 5.23 जो है वो कितने पे है, 100 पे है, बोलो हाँ। 5.23 जो है 100 पे है, तो वो तो T2 ही हुआ ना, हाँ T2 हुआ। फिर क्या हुआ ये, हाँ 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 हाँ, क्यों लोगे, मत लो ना भाई, R0 5 पे ही तो है। नहीं, ये 0 ही पे लगेगा, ये वाला जो सूत्र है ये किस पे लगेगा, ये देखो, इसको नहीं बदल सकते हो तुम, समझ में आया, हाँ ये नहीं बदल सकते हो। क्लियर हुआ, मतलब कुल मिला करके अपन को यहाँ पर नया तापमान पर वो पूछा गया है। तो देखो अपने पास 3 तापमान है, एक 0, एक क्या है, तो 0 का प्रतिरोध केवल 2 जगह यूज हो रहा है, नीचे और ऊपर, माइनस में। तो ये देखो यहाँ भी R0 और यहाँ भी R0। जो फाइंड करना है वो यहाँ है, जो फाइंड करना है यहाँ है, और बीच का बंदर ये दिया हुआ है, और T/T2, बोलो हाँ। अब मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि हाँ इसको T1 कर लो और इसको भी क्या कर लो, T1 कर लो। तो 3 तापमान तब भी हो गए, एक 0, एक T1 और एक T ज्ञात करने वाला, समझ गए ना। तो यार फिजिक्स में थोड़ा सा इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं खुद नहीं लगाता हूँ, मैं तो पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। कौन याद रखूँ मैं भाई, इतना खुद मेरे लिए भी कठिन है याद करना। चलिए, तो जिनको आज की क्लासेस समझ में नहीं आई है, तसल्ली से समय दीजिएगा, आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस करिएगा। और डाउट का ऐसा होता है, देखो भाई, डाउट अगर किसी और बच्चे का है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे बच्चे से बने, क्योंकि उसने अलग टॉपिक पे मेहनत करी है, तुमने अलग टॉपिक पे मेहनत करी है ना। इसलिए डाउट में 19-20 चलता है। अब आप जब इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चल रहा है। ख़त्म करें, धन्यवाद।